ज्ञान सरोवर एजुकेशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विद्या कुमार। जैसा कि हम लोगों ने अपनी इकाई की शुरुआत कर चुके हैं, रसायन शास्त्र की पहली इकाई रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके तहत हम लोगों को कुछ बातें जानना जरूरी है। वो कौन सी बातें हैं? तो बच्चों, 9th क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे तत्व को और तत्व के परमाणु संख्या को जाना, है ना। यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं बनाते वक्त रासायनिक समीकरण जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें तत्वों का सिंबल यानी चिन्ह का खास उपयोग होगा। आप लोगों को तत्वों को उनके सिंबल से प्रदर्शित करने आनी चाहिए। आप अगर तत्वों को सिंबल से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग किसी भी समीकरण को सही ढंग से बना नहीं पाएंगे। तो आप लोगों को इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को कम से कम परमाणु संख्या 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु संख्या के साथ तत्वों का सिंबल याद आना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग एनसीईआरटी को कवर करने के लिए सबसे पहले आपको तत्वों की संख्या और उनका द्रव्यमान उनके चिन्ह के साथ याद रखना होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को किस सिंबल से किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये चीज किन्हीं को आता है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ इस चीज को लिखते चलेंगे, मेरे साथ इस चीज को लिखते चलेंगे। और जब भी आप इस वीडियो को देखने बैठें तो आप कोशिश यही करें कि अपने साथ पेन और कॉपी साथ रखें। तो चलिए देखते हैं 1 से लेकर के 20 तक के, देखते हैं 1 से लेकर के 10 तक के परमाणु संख्या के अनुसार कौन से तत्व को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो परमाणु संख्या 1 जो तत्व है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को कैपिटल H से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, H से, कैपिटल H से। और हीलियम नेक्स्ट परमाणु संख्या, अगला परमाणु संख्या पर जो तत्व है वो है हीलियम। 3rd नंबर पर लिखा जाता है लिथियम। 4th नंबर पर है बेरिलियम जिसे लिखा जाता है Be से। बेरिलियम के बाद है बोरॉन, बोरॉन को लिखा जाता है B से। कार्बन को लिखा जाता है कैपिटल C से। और 7वें नंबर पर है नाइट्रोजन जिसे लिखा जाता है कैपिटल N से। ऑक्सीजन को लिखा जाता है कैपिटल O से। N से फ्लोरीन, फ्लोरीन को रिप्रेजेंट किया जाता है Fe से। नियॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है Ne से। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि तत्वों का जो चिन्ह है और जिस चिन्ह से उसे प्रदर्शित किया जाता है, अगर उसके सिंबल में लिखते वक्त गलती होती है तो उस चिन्ह का मतलब कुछ और निकलता है। जैसे कार्बन को हमेशा कैपिटल C से लिखा जाता है। अगर स्मॉल अल्फाबेट का यूज करते हैं तो उस C का मतलब और कुछ मीनिंग निकलता है, उसका कुछ और मतलब निकलता है। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग सेंटीमीटर को लिखने के लिए स्मॉल c और स्मॉल m का यूज करते हैं, उस हिसाब से अगर कार्बन को प्रदर्शित करना होगा तो कार्बन को कभी भी c नहीं लिखा जाता है, स्मॉल c नहीं लिखा जाता है। हमेशा किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए तत्व का पहला चिन्ह इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। और रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न को ध्यान से देखिए। तो अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे परिभाषित होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करने से पहले बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब देना है। प्रश्न क्या है तो चलिए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 4 एग्जाम्पल है, जिसमें से पहला एग्जाम्पल है लोहे को गर्म करना। जब हम लोग लोहे को गर्म करते हैं तब
इसमें किस तरीके का परिवर्तन आती है। तो बच्चों बता दें कि नेचर में जिस भी तरीके से पदार्थ में परिवर्तन आती है वो दो तरीके के होते हैं। एक होती है भौतिक परिवर्तन, एक होती है रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे को गर्म करना किस तरीके का परिवर्तन कहलाएगा। तो लोहे को गर्म करना कहलाती है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, लोहे को गर्म करना भौतिक परिवर्तन कहलाती है। अब लोहे में जंग लगना किस तरीके का परिवर्तन होगा। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। किस तरीके का परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन है। नमक को जल में घुलना, नमक को जल में घुलना किस तरीके का परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन होगा। भोजन का पचना, जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद भोजन पचता है। अब ये भोजन का पचना किस तरीके का परिवर्तन होगा। तो भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन होता है। किस तरीके का परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि प्रकृति में दो तरीके का परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के गुण, पदार्थ के जो गुण होते हैं जैसे रंग, आकार, रूप, संरचना आदि में अस्थायी परिवर्तन आती है और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और भौतिक परिवर्तन में एक खास बात यह है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगर हम लोग लोहे को गर्म करते हैं तो लोहे के रंग में परिवर्तन आता है। लोहे के रंग में क्या परिवर्तन आता है। तो जब लोहा को निकाल करके देखिएगा तो उसका रंग लाल रंग का दिखता है, जो कि कुछ देर बाद वह पुनः अपने मूल स्थिति में वापस लौट सकती है। ठीक। अगर क्या होगा, जो परिवर्तन के कारक को हटा दिया जाए, जब परिवर्तन करने वाले कारक को हटा दिया जाए तो पदार्थ मूल अवस्था में वापस पुनः आ जाएगा और परिवर्तन किसी तरीके का नहीं देखा जाएगा। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वह है जिसमें कोई पदार्थ अभिक्रिया के जिसमें कोई पदार्थ नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है और नए पदार्थ में स्थायी रूप से परिवर्तित होती है, जिसका द्रव्यमान अभिक्रिया के दौरान बराबर होती है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन होती कैसे है। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे होती है, चलिए इसको देखते हैं। जब भी पदार्थ रासायनिक परिवर्तन देखी जाती है तो रासायनिक परिवर्तन आणविक स्तर पर देखी जाती है। पदार्थ में परिवर्तन किससे शुरुआत होती है। तो आणविक स्तर से शुरुआत होती है कि जब भी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है तब यह परिवर्तन आणविक स्तर पर होती है, आणविक स्तर पर होती है। क्योंकि बच्चों हम लोगों को पता है कि कोई भी पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं और उसी आणविक स्तर पर पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होता है। तब इसमें जो परमाणु उपस्थित होते हैं वे परमाणु पहले से पूर्ण संगठित होते हैं और पूर्ण संगठित होने से पहले इसमें क्या से होता है कि पदार्थ में परिवर्तन लाने से पहले आणविक स्तर पर ये पूर्ण रूप से टूट जाते हैं और पूर्ण रूप से टूटने के बाद क्या होता है कि इसमें परमाणुओं के बीच एक अभिक्रिया होती है जिससे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन आणविक स्तर पर होती है और आणविक स्तर में कैसे नया पदार्थ बनता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, तब जब कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
अब यहाँ पर होता क्या चीज है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का पूर्ण संगठन होता है। परमाणु पूर्ण संगठित होकर क्या बनाती है, तो नया पदार्थ बनाती है, एक नए पदार्थ का निर्माण करती है। क्या होता है कि कोई भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन देखा जाता है वो उसका शुरुआत आणविक स्तर पर होती है। तो आणविक स्तर पर परमाणु सबसे पहले क्या करती है, आपस में रासायनिक अभिक्रिया करती हैं और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु पूर्ण संगठित होकर एक नए तरीके का पदार्थ बनाती है। तो इस दौरान क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि परिभाषित करेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले दो या अधिक पदार्थों के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करती है, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पदार्थ अगर अकेला भी हुआ तब भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होकर नए पदार्थ का निर्माण होती है। इसका उदाहरण समझने के लिए हम लोग विभिन्न तरीके के रासायनिक अभिक्रिया के दौरान समझेंगे कि कैसे कोई पदार्थ अकेले ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक टर्म है कि जो पदार्थ अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भाग लेकर नए पदार्थ बनाती है उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करती है उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण